आइए हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एटम के बारे में स्टडी किया था और एटम में ही हम लोगों ने जाना था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस का खोज हुआ था और उसके बाद बोर्स का पोस्टुलेट आया था जिसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिसमें प्रोटॉन भरा होता है और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। मतलब एक एटम के सेंटर पर बहुत छोटा सा हिस्सा में एक डेंस न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। देखिए, किसी एलिमेंट का सिंबल को जनरली एक्स से इंडिकेट करते हैं और जो नीचे जेड लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जानकारी देता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन भरा हुआ है और इस एक्स के ऊपर ए का सिंबल होता है जो एटॉमिक मास की जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम लिखता हूं एक एलिमेंट, तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होते हैं और एटॉमिक मास 23 होता है। तो इसका अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा तो इसमें 11 प्रोटॉन को शो करेंगे। 11 एटॉमिक नंबर है। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक प्रोटॉन का मास ऑफ ईच प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर 11 प्रोटॉन है तो ये 11 एटॉमिक मास यूनिट हो गया, लेकिन एटॉमिक मास तो 23 है, अभी तो 11 ही हुआ है। इसका मतलब कि प्रोटॉन के अलावा इसमें और भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसके कारण चार्ज तो नहीं बढ़ेगा लेकिन मास बढ़ जाएगा और उसी को कहा गया न्यूट्रॉन्स। और एक न्यूट्रॉन का मास भी मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो 11 प्रोटॉन के कारण 11 mu और इसमें 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें 12 न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि 11 mu प्लस 12 mu आपका 23 mu एटॉमिक मास दे देगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के 23 mu बनता है और
क्योंकि एक प्रोटॉन एक एएमयू, एक न्यूट्रॉन एक एएमयू, तो इन दोनों को एक कॉमन नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। मैंने एक टर्म यूज किया अभी, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन इज द कॉमन टर्म जो बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू होगा एटॉमिक मास के। बहुत काम की चीज है ये, याद रखिएगा। जितना एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का संख्या बताता है। न्यूक्लियॉन इज जस्ट अ कॉमन नेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो चलो, इतना तो हम लोगों ने समझा जो आप लोग कई साल से पढ़ते चले आ रहे होंगे। देखिए, अब हम लोग ये थोड़ा समझते हैं तीन टर्म को। उसमें से एक है आइसोटोप, एक है आइसोटोन और एक है आइसोबार। आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। जैसे हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम एक एटॉमिक नंबर और दो एटॉमिक मास, ट्रिटियम एक एटॉमिक नंबर और तीन एटॉमिक मास। तो थोड़ा सा अगर छोटा सा फिगर सोचे हम लोग, तो प्रोटियम में या हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है। और जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन के कारण 1 एएमयू। अगर ड्यूटेरियम के बारे में सोचें तो इसमें प्रोटॉन एक होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन गोल घूमेगा ऑर्बिट में। और अगर ट्रिटियम के बारे में सोचें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, ताकि आपका एटॉमिक मास 3 बन सके, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा। मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर का संख्या सेम हो, प्रोटॉन का संख्या सेम हो, एटॉमिक मास बदल जाए, तो इसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइए, आइसोटोन। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा। मान लो मैं कोई एलिमेंट का नाम ना लिख करके X और Y लिख रहा हूं। मान लो इसमें 19 है और यहां पर 39, ये 20 है और ये 40 है। इन लोगों का एटॉमिक नंबर भी अलग है, एटॉमिक मास भी अलग है। लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अगर सोचेंगे तो इसमें 11 प्रोटॉन है और बाकी का बच करके 39 बना रहा है, वो तो न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम लोग सोचेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 39 माइनस 19 20 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। और इसका भी अगर हम लोग सोचेंगे
तो 40 माइनस 20 ही न्यूट्रॉन्स आएगा। तो ऐसा एलिमेंट्स जिसमें न्यूट्रॉन का संख्या सेम होता है उसे हम लोग आइसोटोन कहते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। अब आते हैं अगला टर्म आइसोबार। आइसोबार में सेम मास नंबर या एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 3 और इसका एक आइसोटोप का एटॉमिक मास 3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम एटॉमिक मास है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो ये आइसोबार कहलाएगा। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइए देखिए, आइसोटोप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया है और पूछा भी जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन का तो 3 मास है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो देखिए, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसका तरीका बहुत आसान है। हाइड्रोजन का मुझे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तरीका है कि जो इसका एटॉमिक मास है वो लिखिए और नेचर में जितना परसेंटेज ये मौजूद है वो लिखिए। मान लो नेचर में ये 95% है तो उसका परसेंटेज यहां पर लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। सेकेंड, आइसोटोप का एटॉमिक मास लिख दीजिए और उसका नेचर में कितना एबंडेंस है, मौजूदगी है, उसको परसेंटेज में लिख दीजिए। और तीसरे का एटॉमिक मास लिख दीजिए और नेचर में उसका मौजूदगी परसेंटेज में लिख दीजिए और इन सारे को जोड़ के 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपको एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट का दे देगा। मान लेते हैं ये 95% है, ये 3% है और ये 2% है। तो कुछ खास नहीं करना है। इसका एटॉमिक मास 1 इंटू 95, अगले का एटॉमिक मास 2 इंटू 3 एंड अगले का एटॉमिक मास 3 इंटू 2। तीनों परसेंटेज मिला के 100% आपका होना चाहिए। तो एक तो आपको सीधा सीधा ये सवाल होता है जो आप लोग एनसीईआरटी का न्यूक्लियस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में बना करके जमा कीजिएगा। दूसरा सवाल इसमें इसका इस तरह से होता है, बोल देगा कि 2 आइसोटोप है और परसेंटेज मेंशन नहीं करेगा। तो हम लोग एक को मान लेंगे x% और अगले को क्या मानेंगे 100 माइनस x%। दोनों का एटॉमिक मास दिया हुआ है और दोनों का एवरेज एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, मास का एवरेज भी दिया हुआ है। तो बोला है नेचर में कौन कितना प्रतिशत मौजूद है।
तो क्योंकि दो ही आइसोटोप है तो एक x किया तो एक 100 माइनस एक्स कर लिया। और आपको एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया कि एटॉमिक मास इनटू जो भी परसेंटेज दे प्लस एटॉमिक मास इनटू जो भी परसेंटेज दे डिवाइडेड बाय 100। अब आपके क्वेश्चन में ये गिवन है A1 और A2 गिवन है, तो पूरे इक्वेशन में अननोन तो सिर्फ x बचा और आपका परसेंटेज निकल जाएगा, नेचर में इसका एबंडेंस निकल जाएगा। होमवर्क बना करके जरूर से जमा कीजिएगा। आइए अब हम लोग इसी में एक और टाइप का सवाल देखते हैं जो इसी चैप्टर के एडिशनल का पहला सवाल आपको मिलेगा, वो भी आपके होमवर्क में है। आई रिपीट, एडिशनल एक्सरसाइज का पहला सवाल मिलेगा जिसमें 3 आइसोटोप बोला के है एलिमेंट का। तो एक को बोल दिया अगर 80%, तो बाकी का परसेंटेज अगर पूछेगा तो एक को अगर x मानेंगे तो पूरा 80 तो ये हो गया, तो बाकी दोनों मिलके तो 20% बचा। तो एक को x मानेंगे तो अगला 20 माइनस x% होगा। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था। अब एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको दे देगा तो फॉर्मूला तो हमें पता है, A1 इंटू परसेंटेज 1 A1 इंटू परसेंटेज 1 प्लस A2 इंटू परसेंटेज 2 प्लस A3 इंटू परसेंटेज 3 डिवाइडेड बाय 100। अब आप सोच सकते हैं कि A1 इंटू जो भी परसेंटेज दिया रहा वो 80% प्लस A2 इंटू x प्लस A3 इंटू 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। और क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया है, तो अगेन इस न्यूमेरिकल का जो भी वैल्यू एनसीईआरटी में दिया है आप लोग उसे बना करके जमा करेंगे। तो ये तो था आइसोटोप से रिलेटेड एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, उसका न्यूमेरिकल बनाने का फॉर्मूला। आइए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि न्यूक्लियस को बाइंड कैसे किया जाता है। आखिर दिमाग में आपके आता होगा कि सर आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया प्रोटॉन के बगल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन नहीं होगा। आइए अब हम लोग थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस को सीखते हैं। उसके पहले एक चीज जान जाते हैं, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइंस्टीन ने कहा था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। अकॉर्डिंग टू दिस, बहुत सिंपल सा फंडा बोला था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इससे ये पता चलता है कि मास और एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि कंजर्व्ड वो होता है जिसका वैल्यू जितना इनिशियल होता है उतना फाइनल। चार्ज ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो अभी तक कंजर्व्ड है। एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इनका बहुत फेमस इक्वेशन था E इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर m जो है वो मास है
इन केजी। सी जो है ये 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम का मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो बहुत आसान सवाल है। ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। हाउ मच एनर्जी released when 1 gram mass is converted into energy, is converted into energy। तो फॉर्मूला होता है =mc²। 1 ग्राम मास मतलब 1/1000 केजी में कन्वर्ट कर दिया, और c मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 1/1000 × 9 × 10⁻16, तो ये आएगा 9 × 10⁻13 जूल। इतना जूल का एनर्जी रिलीज होगा। और अगर इतना जूल आपको दे दिया जाता तो इतना जूल का एनर्जी से 0.001 केजी का मास बनता, जिसे हम लोग 1 ग्राम भी कह सकते थे। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में। तो हम लोग अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। आइए, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो आइए इसको हम लोग पहले रफ टाइप पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं बहुत आसान भाषा में, हम लोग अपने भाषा में। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए प्रोटॉन चाहिए। तो चलो रे बाबू, प्रोटॉन ले लिया मैंने, 7 प्रोटॉन ले लिया, और साथ में न्यूट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने 10 न्यूट्रॉन ले लिया। तो न्यूक्लियॉन कितना हो गया? तो याद रखिए, मैंने बेसिक बताया है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब एटॉमिक मास, और न्यूक्लियॉन हो गया आपका 7 और 10 17 न्यूक्लियॉन हो गया। खैर, एक प्रोटॉन का मास आपको समझाने के लिए बहुत रफ वैल्यू और बहुत गलत वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन समझ में आपको बहुत सही आएगा, इसलिए साथ में सीखिएगा। एक प्रोटॉन का मास मान लेते हैं कि 2 केजी ले लिया, और एक न्यूट्रॉन का मास मान लेते हैं 3 केजी ले लिया। थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्लाइटली भारी होता है प्रोटॉन से, तो मैंने थोड़ा न्यूट्रॉन का मास ज्यादा ले लिया। इधर हमारा न्यूट्रॉन्स है और इधर हमारा प्रोटॉन्स है। आई अगेन रिपीट, प्रोटॉन का मास आप सबको पता है 1.67 10⁻⁻27 केजी या 1 AMU, लेकिन मैं एक रफ नंबर लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये 2 केजी और ये 3 केजी। 2 केजी हुआ मास ऑफ ईच प्रोटॉन, m पाव/p। कहने का मतलब है मास ऑफ ईच प्रोटॉन।
और 3 kg हुआ मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन m पाव पर n। तो बताइए टोटल प्रोटॉन के कारण कितना मास। तो बोलेंगे सर इसका एटॉमिक नंबर तो Z है और ये आपको 7 है, तो एक प्रोटॉन के कारण 2 kg, तो 7 प्रोटॉन के कारण 14 kg हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के कारण टोटल मास। इसके लिए करना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन 14 kg। अगर फॉर्मूला से लिखे प्रॉपर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, मास ऑफ ईच प्रोटॉन MP। ये आपका बिल्कुल सही है, ये भले ऊपर का गलत है, लेकिन इसी के हेल्प से मैंने आपको ये सिखाया कि टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन। उसी तरह आइए यहां आया जाए, टोटल मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के कारण टोटल मास। तो न्यूट्रॉन्स का संख्या गिन लीजिए, तो 10 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन के कारण 3 kg, तो 10 न्यूट्रॉन के कारण तो बहुत आसानी से निकल गया 30 kg। लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मूला में क्या बोला जाएगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितना टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके होता है में अगर प्रोटॉन का संख्या घटा दें तो न्यूट्रॉन्स का संख्या मिल जाएगा। भाई मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या मिल करके एटॉमिक मास बनता है, तो अगर उसमें मैं प्रोटॉन का संख्या हटा दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, जिसको मैंने 10 बोला है, और एक न्यूट्रॉन का मास 3 kg, जिसको m और पाव पर n बोलेंगे। तो चलो मुझे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना था, तो मैंने प्रोटॉन ले लिया और न्यूट्रॉन ले लिया और इतना जानकारी मैंने जुटा लिया, इन दोनों से मिल करके न्यूक्लियस बनेगा। तो सोचो अगर इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियस बनेगा तो न्यूक्लियस का मास कितना kg होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 30 kg प्लस 14 kg, न्यूक्लियस का मास 44 kg होना चाहिए। ये होना चाहिए। आप सोचो कि 14 किलो आलू है और 30 किलो टमाटर है और एक जगह रख देंगे तो 44 kg सब्जी होएगा, दोनों मिलके तो 44 होगा। कॉमन नाम बोल दिया मैंने, तो कॉमन नाम तो इन लोगों का न्यूक्लियॉन है और सारा न्यूक्लियॉन मिलके न्यूक्लियस बनाएगा, तो न्यूक्लियस का मास तो 44 kg होना चाहिए। तो चलिए इस बात को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस का मास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स forms nucleus। So mass of nucleus must be, हिंदी में न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, कितना होना चाहिए, टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन, टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ड्यू टू न्यूट्रॉन्स।
तो प्रोटॉन के कारण टोटल मास कितना होगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z और एक प्रोटॉन का मास mp, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z और एक न्यूट्रॉन का मास mn। और यही ना मेरा सिंपल में बोले तो 30 प्लस एंड चलो ठीक है पहले लिखा गया 30 प्लस 14 इक्वल टू 44 kg होना चाहिए। प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास मिलके 44 kg होना चाहिए। बट ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली, इट वाज फाउंड दैट मास ऑफ nucleus slightly less than assumed mass। जो मास सोचा गया उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम पाया गया। कहने का मतलब एग्जाम्पल से मान लीजिए न्यूक्लियस का मास पाया गया 42 kg, मान लेते हैं कम पाया गया, तो होना चाहिए था 44 kg और पाया गया 42 kg। तो कितने के मास का अंतर हुआ? मास का डिफरेंस कितने का हुआ? मास का डिफरेंस, तो मास का डिफरेंस हुआ आपका 44 माइनस 42 इक्वल टू 2 kg। ये 2 kg कहाँ गया मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आया कि 2 kg का डिफेक्ट हो गया मास में, एंड इट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसे ही मास डिफेक्ट कहा जाता है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बन गया सोचो। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बन गया 44 माइनस 42 इक्वल टू 2। 44 मतलब क्या? पूरा प्रोटॉन के कारण मास, पूरा न्यूट्रॉन के कारण मास जो होना चाहिए, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस जो पाया गया। मतलब ये दोनों जोड़ करके 44 होना चाहिए, पाया गया 42, और इसी के डिफरेंस को कहते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। तो देखिए कितना आसानी से आपको ये फॉर्मूला अगर समझ में आया तो याद हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। अब ये समझते हम लोग कि आखिर ये मास डिफेक्ट हुआ क्यों, आखिर ये 2 kg गया कहाँ। आइए इसके लिए फिर एक रफ फिगर पे हम लोग समझते हैं कहानी को। तो देखिए आपके पास 7 प्रोटॉन था, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में ले रखा था, और आपके पास 10 न्यूट्रॉन था। आइए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना है। तो पहला प्रोटॉन जब आएगा तो कोई तो रिपेल करेगा नहीं, बहुत आसानी से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन सोचो जब अगला आना चाहेगा तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को कूलम्बिक फोर्स के कारण रिपल्सन करेगा, और वो जितना नजदीक आएगा रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो आखिर इसको आकर के न्यूक्लियस का तो फॉर्मेशन करना है, और ये उसको आने नहीं देगा। तो जब तक इसके पास एनर्जी ना हो तब तक ये आकर के जुड़ नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, अपने कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और आप सबको पता है MC² का फॉर्मूला।
अपने कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर आकर के इस प्रोटॉन के साथ जुड़ जाता है। न्यूट्रॉन तो बहुत आसानी से आ जाएगा, न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर जब अगला प्रोटॉन आना चाहेगा तो ये दोनों मिलकर इसको रिपेल करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर अपने कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इक्वल टू mc², और आ करके इस तरह से न्यूक्लियस में बाइंड हो जाएगा। और न्यूक्लियस जब बाइंड होता जाएगा अलॉन्ग विद द न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। जब प्रोटॉन न्यूक्लियन आपस में बाइंड होता जाएगा तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो आप सोच सकते हो कि 2 kg कहाँ गया। यही जो आ रहा था ना न्यूक्लियस बनने के लिए, तो इसका जो मास है यही एनर्जी में कन्वर्ट किया, और इंडिविजुअल का बताना संभव नहीं है। तो हम लोग ओवरऑल का बात करते हैं, चाहे इसका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हो या कन्वर्ट नहीं हुआ हो। हम लोग ओवरऑल का बात करते और कहते हैं कि जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया उसको अगर c² से मल्टीप्लाई कर दें, जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसका वैल्यू अगर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, कितना मास गायब हुआ, और उसको फिर c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कितना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, हमें ये पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने एक डाटा दे रखा है कि 2 kg गायब हुआ था, ओवरऑल 2 kg गायब हुआ था। ये सब अकेले में था 48, अकेले में था ये लोग 44 kg, और जब न्यूक्लियस बन जाएगा तो होगा 42 kg। तो 2 kg गायब हुआ। तो यही 2 kg जो गायब हुआ इसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो एनर्जी निकल जाएगा जिसके हेल्प से ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। अगर प्रॉपर वे में बोलें तो इसे बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। जितना एनर्जी रिलीज करके ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ ताकि प्रोटॉन का रिपल्सन ओवरकम हो जाए, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान, मास डिफेक्ट इनटू c²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आप लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू, आपको पता है कि मास डिफेक्ट को क्या लिखा जाता है डिटेल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू c²। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक रफ वैल्यू लूं और मान लो तो 500 जूल एनर्जी को रिलीज हुआ, तो 500 जूल एनर्जी को रिलीज करके अगर ये न्यूक्लियस बना तो कितना एनर्जी दें कि फिर ये लोग अलग अलग हो जाए। तो बोलेंगे सर ये जब न्यूक्लियस बना तो 44 से 42 kg हो गया, तो फिर आपको अगर इसको अलग अलग करना है तो इसको 42 से 44 kg होने के लिए एनर्जी सप्लाई करना होगा, और जितना एनर्जी रिलीज किया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन आप उतना ही एनर्जी को सप्लाई कीजिएगा। बहुत कॉमन सा बात है। तो 500 जूल का एनर्जी को रिलीज करके अगर ये न्यूक्लियस बना है तो 500 जूल का एनर्जी अगर हम इसको दे दें तो ये न्यूक्लियस टूट भी जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग टूटने के टर्म में डिफाइन करते हैं। नाम भले इसका बाइंडिंग एनर्जी है। कहा जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिया जाए एक न्यूक्लियस को ताकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में बट जाए और फिर इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब
ना हो, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, सब एकदम फ्री हो जाए, क्योंकि अगल बगल रहना है भैया तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना एनर्जी हम दे दें कि न्यूक्लियस टूट जाए, अपने अपने न्यूक्लियॉन्स में फार अपार्ट हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और एक्चुअली में ये वही एनर्जी है जो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुआ था, लेकिन हमें डिफाइन करना है तोड़ने के टर्म में। और यहाँ जो मास है वो केजी में दिया हुआ रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहे, इफ मास इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहे, तो बहुत आसान तरीका है, सीखिएगा। देखिए, एक एटॉमिक मास यूनिट केजी में इतना होता है 1.67, लगभग में 10 का पावर -27 केजी, या इसको 1.66 भी जनरली लिखा जाता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक एमयू में इतना केजी होता है। सोचो तो इतना केजी अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो बोलेंगे बहुत आसान फॉर्मूला है, E=mc²। मास तो आपका केजी में है, 1.66 इंटू 10 का पावर -27, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर। तो आपका जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा। और अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। जैसा कि एटम में हम लोग देख चुके हैं कि जूल में अगर एनर्जी हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 931.5 10 का पावर 6। तो 10 का पावर 6 को मैंने मेगा लिख दिया, 10 का पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 931.5 इंटू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सीधा सीधा रिलेशन थोड़ा सोचो कि एक एमयू गायब होगा तो इतना एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अगर 2 एएमयू गायब होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 एएमयू गायब होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह से अगर 2 केजी गायब हुआ था केजी में तो C² से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर क्वेश्चन आपका एएमयू में रहे, जो कि 99% रहता है, तो अगर आपका क्वेश्चन एएमयू में मास दिया हो तो एक एएमयू होता तो इतना जूल, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता। तो अगर ये 2 एएमयू होगा तो 2 को 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर मास दिया हो एएमयू में तब उस केस में डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं। तो एक एएमयू में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जितना मास डिफेक्ट होगा एएमयू में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the nucleus into its constituent nucleons far apart from each other so that they cannot interact with each other, ताकि कोई रिपल्सन वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं आए, ताकि इन लोगों का मास पहले की तरह हो जाए। उसके लिए आपको एनर्जी जो दीजिएगा वो मास में कन्वर्ट कर जाएगा और फिर ये 42 केजी को ये 44 केजी बना के अलग अलग कर देगा। तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट
केजी में और एटॉमिक मास यूनिट में। अब इसी में एक और टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक था हमारा मास डिफेक्ट, एक था हमारा बाइंडिंग एनर्जी, और इसी में एक और टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे पिछला सवाल में बाइंडिंग एनर्जी मान लो मैंने 500 माना और उसमें न्यूक्लियन का संख्या था 10 7 17, 10 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन। तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने में मान लो ये 510 मान लो सुविधा के लिए, एनर्जी तो कोई कैलकुलेशन का चीज है, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू डाल के। मान लो 17 न्यूक्लियन है, तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने में कितना लगेगा? तो भाई मेरे 17 न्यूक्लियन को जोड़ने में 510 लगा, या 17 न्यूक्लियन को तोड़ने में 510 लगेगा, तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 510 बाई 17 कर देंगे तो एक का मिल जाएगा, और 17 तिहाई 51। तो एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 30 मान लो जूल में बोल रहे हैं, तो 30 जूल का एनर्जी लगेगा एक न्यूक्लियन को तोड़ने में। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी 510 था और न्यूक्लियन का संख्या इसका 17 था, मतलब एटॉमिक मास 17 था, तो एक को तोड़ने में लग गया 30 जूल। एक कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, मान लो अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी है 300 जूल और इसमें न्यूक्लियन का संख्या अगर एटॉमिक मास 3 ही हो, मान लो 3 ही बनाया मैंने, इमेजिन करो, तो एक को तोड़ने में कितना लगेगा? तो एक को तोड़ने में तो 100 लग जाएगा, एक को तोड़ने में 100 लग जाएगा। तो बहुत लोग क्या देखता है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं टूटेगा, बाइंडिंग एनर्जी कम है तो जल्दी टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं, वो बताता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। मान लो एक घर में 10 लोग रह करके 1 लाख रुपया कमा रहा है, 10 लोग का मिलके, और एक घर में एक ही लड़का अकेले रह करके 50,000 कमा रहा है, तो 1 लाख रुपया वाला ज्यादा स्टेबल हुआ या 50,000 वाला? तो डेफिनेटली 50,000 वाला, क्योंकि पर पर्सन हम लोग देखते हैं, वही स्टेबिलिटी बताता है। तो यहां भी टोटल एनर्जी नहीं देखेंगे बल्कि पर न्यूक्लियन एनर्जी देखेंगे, वही बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका ज्यादा होगा तो ये जल्दी टूटने वाला नहीं है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा तो वो जल्दी टूटेगा, मतलब इसको 30 ही जूल देंगे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको कम से कम 100 जूल देंगे तब ये टूटेगा। तो एक टर्म देखा हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या करता है ये? इट गिव्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon, more stable will be the nucleus, more stable will be the nucleus। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आइए हम लोग कुछ और बात समझते हैं इसमें। तो ये न्यूक्लियस है, आइए एकदम रूट से समझते हैं, जीरो से। आइए देखिए, ये एक न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन आया तो कुछ एनर्जी रिलीज करके
ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ होगा, बाइंडिंग एनर्जी। और अगर किसी में 3 न्यूक्लियॉन्स है तो इसमें ओवरऑल देखा जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी देखिएगा तो इसका ज्यादा होगा। ये फैक्ट है। जिसमें 4 होता है उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और ज्यादा होगा। इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेगा, कहने का मतलब है एटॉमिक मास बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता जाता है। यहाँ एक को तोड़ना है तो एक रोकेगा, यहाँ एक को तोड़ना है तो 2 रोकेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। दूसरी बात, ये सरफेस टू सरफेस का फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है कि सेंटर टू सेंटर लेंगे। कोलम्बिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है, ये सरफेस टू सरफेस का फोर्स है, तो ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपका जो है शुरू में बढ़ेगा, लेकिन सोचो कि इसमें एक को तोड़ना है तो 9 लोग लग जाएगा पीछे। किसी के पास जब 50 लोग होगा, एक को तोड़ना है तो 49 लोग रोकेगा, अट्रैक्शन है। 56 लोग होगा, मतलब न्यूक्लियॉन का संख्या अगर 56 हुआ जैसा कि आयरन, तो एक को अगर तोड़ना चाहेंगे तो 55 लोग अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आयरन के बाद अगर तुम चले जाओगे जिसमें अगर एटॉमिक मास आ गया, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास आ गया, अगर आपका 70, 80, 90 ये सब आ गया, तब देखो एक परिवार में अगर 10 आदमी हो तो मिलजुल के रहेगा। एक को जाओगे निकालने के लिए, बाकी लोग रोक देगा। 20 आदमी लोग रहेगा तो और मजबूत होगा। लेकिन एक हद तक, अगर एक परिवार में 60 आदमी हो गया, 60, तो एक को निकालने जाओगे तो बाकी लोग तो रोकेगा, लेकिन उसमें से 1-2 ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट कर देगा। वो ऐसा वाला कौन होगा? जो उससे दूर दूर रहेगा, क्योंकि जब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेगा तो आपका न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, तो इसके अगल बगल वाला तो इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब साइज बड़ा हो जाएगा तो दूर दूर वाले में अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन होगा, जैसा कि मैंने बोला कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है। तो ये लोग अगर रोकेगा तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इसके पहले अगर 56 वाला है, आयरन है, तो 56 से ज्यादा आसान है 57 को तोड़ना। ये फैक्ट है कि आयरन का जो न्यूक्लियस है वो मोस्ट स्टेबल है। तो फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूं, क्योंकि इसका ग्राफ एग्जाम में कई बार आता है, जो आपको मैं सिखाऊंगा कि जब लाइटर एलिमेंट होगा 1, 2, 4, 5, 10, 15, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग रहेगा, ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, तो ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया होगा, तो तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी देना होगा। इसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। बीच में एक्सेप्शंस है कुछ जो आपको याद रखना, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है कि किसी किसी का बाइंडिंग, किसी का एटॉमिक मास बढ़ने के बाद भी बाइंडिंग एनर्जी घट जाता है, जबकि हम लोग सीख रहे हैं एटॉमिक मास बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा। लेकिन अप टू 56 जो कि आयरन का होता है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन का होता है, वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कहलाता है। तो लाइटर एलिमेंट में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा पर न्यूक्लियॉन, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। 30 तक जब पहुंचेंगे, फैमिली में जब 30 आदमी हो गया, तो वहां से फिर 30 रहे, चाहे 40 रहे, चाहे 50 रहे, ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सेम रहेगा।
अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, कि 30 के बाद वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तेजी से बढ़ना बंद कर देगा। मतलब 30 के बाद मान सकते हैं कि सब लगभग स्टेबल न्यूक्लियस है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन है। लेकिन अगर एटॉमिक मास अगर आपका एक्सीड कर जाए 170 से या 180 या 200, अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दिया है, अगर एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि दूरी जब बहुत ज्यादा हो गया तो दोनों एक दूसरे को एक रिपेल कर देगा, ये न्यूक्लियस अपने आप ब्रेक करेगा, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से अगले वीडियो में देखेंगे। तो जिसमें न्यूक्लियस आपका ब्रेक करेगा ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्सन। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लाइटर एलिमेंट का भी कम होगा और हेवियर एलिमेंट का भी कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 30 से लेकर के 170 तक लगभग कांस्टेंट होगा। आइए जो मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा ग्राफ में समझा जाए, थोड़ा ग्राफ में इसको स्टडी किया जाए। देखिए, इधर मैं बना दिया एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इधर मैंने बना दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जिसका एटॉमिक मास 2 था उसका कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा, उससे बेहतर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसका होगा जिसका एटॉमिक मास 4 होगा, और उससे बेहतर उससे ज्यादा वाले का होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, एटॉमिक मास तो बढ़ गया लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ने के बजाय घट गया। ये एक्सेप्शंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो आप लोग याद कीजिएगा। तो कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ने पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है। और जब आप 30 पर पहुंच जाइएगा तो यहाँ के बाद लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है। और सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन का होगा, आयरन का होगा। और आयरन के बाद फिर ड्यू टू रिपल्सन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटेगा, और जब हेवी एटॉमिक मास हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक अपने अपने ब्रेक करने लगेगा ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्सन। उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा एटॉमिक मास का और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपका स्टेबिलिटी देता है। तो हम लोग क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि आइसोटोप का न्यूमेरिकल्स क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली आज देखा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस फॉर्म कैसे होता है। तो न्यूक्लियस के फॉर्म होने के लिए मास का एनर्जी में कन्वर्ट करना जरूरी है, जिसे मास डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और वही जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जितना एनर्जी को रिलीज करके न्यूक्लियस बना है, अगर उतना ही एनर्जी उसको हम दे दे तो वह न्यूक्लियस टूट करके फिर अलग अलग हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सारे का प्रॉपर डिफिनेशन आपको PDF फाइल में नोट्स में दिया हुआ है, जो कि अपलोड किया हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल आपके एप्लीकेशन पर। उसके बाद इसमें हम लोगों ने समझा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी तो ओवरऑल एनर्जी है, लेकिन एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने में जो एवरेज एनर्जी चाहिए होता है उसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और वही न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर कम होगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसी में 2 और छोटा टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें एक है
साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन का संख्या बढ़ेगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर बढ़ेगा मतलब एटॉमिक मास बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स द कॉमन वर्ड फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हर बार सेम, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। अगर हम दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास पे पावर 1/3, और प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं आर नॉट। आर इक्वल टू आर नॉट ए पे पावर 1/3, जहां आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर या 1.2 फर्मी मीटर होता है। तो अगर एटॉमिक मास आपका 8 दिया है तो सोचो 8 का मतलब हो गया 2 का क्यूब, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1.2 फर्मी मीटर इंटू 2 कर देंगे, 2.4 फर्मी मीटर उसका रेडियस निकल जाएगा। और अगर दो एटॉमिक मास दे करके रेडियस का रेशियो पूछ दिया, दो एटॉमिक मास दे करके रेडियस का रेशियो पूछ दिया, तो आर नॉट से तो आर नॉट कट जाएगा और A1/A2 होल पे पावर 1/3 एटॉमिक मास दिया रहेगा दो का और रेडियस का रेशियो निकल जाएगा। इसके बाद एक टर्म आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस का मास होता किसके वजह से है? तो जाहिर सी बात है, जितना न्यूक्लियॉन का मास होगा वो सब मिल करके न्यूक्लियस का मास बना देगा। और एक न्यूक्लियॉन, चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, एक न्यूक्लियॉन का मास m और इसका वैल्यू होता है 1.66 10⁻⁻27 kg। ये मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन है, ये मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन है, मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन है। एक न्यूक्लियॉन का मास इतना है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है? तो आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपका एटॉमिक मास के बराबर होता है। जितना एटॉमिक मास दिया रहेगा वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, जो कि ए होता है। तो बताइए, तो एक न्यूक्लियॉन का एम मास, तो ए न्यूक्लियॉन्स का एम ए मास हो जाएगा। एक न्यूक्लियॉन का एम मास और टोटल न्यूक्लियॉन का संख्या ए है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस m इंटू ए हो जाएगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा m इंटू ए। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से इंडिकेट करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया Ma और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा ऊपर में 3Ma बाई 4 पाई आर क्यूब। और R का हम लोग वैल्यू जानते हैं, R0 A⁻⁴ तो न्यूक्लियर डेंसिटी कितना हो गया 3Ma बाई 4 पाई और R के जगह लिखेंगे R0 पे पावर 3, उसके अलावा A पे पावर 1/3 पे पावर 3 पावर दोनों में कॉमन हो जाएगा, R0 पे भी A पे भी। तो A का तो 3 और 3 कट गया, 1/3 इंटू 3, और A से A भी कट जाएगा। तो एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपका न्यूक्लियर डेंसिटी में जितना भी टर्म बचा सारा कांस्टेंट बचा। न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं किया। मतलब कि सोडियम हो जिसमें न्यूक्लियॉन का संख्या 23 होता है, या कार्बन हो जिसमें न्यूक्लियॉन का संख्या 12 होता है, जितना 12 लोग मिलकर डेंसिटी बनाएगा उतना ही 23 लोग मिलकर डेंसिटी बनाएगा। रेडियस का भले फर्क पड़ जाए, रेडियस एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, बट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर किसी का एटॉमिक मास 8 दे और किसी का एटॉमिक मास 27 दे और न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछे तो 1:1, रेडियस का रेशियो पूछेगा तब तो 2:3 हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास तो 1:1। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, न्यूक्लियर डेंसिटी निकालिएगा तो निकलेगा 2.7 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियर डेंसिटी का अक्सर ऑर्डर एग्जाम में आता है 2.3 होता है, 2.30 अक्सर ऑर्डर एग्जाम में आता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर याद रखिए 10⁻17। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, आंसर होगा 10⁻17। So this was about the size of the nucleus and nuclear density. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब हेवी एटॉमिक मास होता है, जब उसमें न्यूक्लियॉन का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और दूर दूर न्यूक्लियॉन होने के कारण वो अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन शो करेगा। तो न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस ब्रेक करेगा, और जब न्यूक्लियस ब्रेक करता है दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। द डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस का टूटना ड्यू टू हेवी एटॉमिक मास। याद रखिएगा इसका कारण सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का हेवी एटॉमिक मास है। ड्यू टू हेवी एटॉमिक मास, या टेम्परेचर, प्रेशर,
केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। रेडियो एक्टिविटी का कारण हेवी एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा हो जाना। द डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू हेवी एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। प्रॉपर डिफिनीशन पीडीएफ फाइल में दिया है, जिसमें यह भी लिखा है कि जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा तो कुछ पार्टिकल्स बाहर आता है, जिसके बारे में हम लोग का अलग से क्लास होगा, अल्फा, बीटा और गामा रे। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने समझा रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक होना। आइए इसमें एक टर्म सीखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं फोटो लेके समझा रहा हूं ना। ये फोटो किसी बुक में दिया है और ना आपको एग्जाम में बनाना है, लेकिन फोटो से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलो, एक न्यूक्लियस लिया मैंने, हेवी एटॉमिक मास वाला, जिसमें दूर दूर वाला एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, टूटेगा। लेकिन चलो, अभी टूटा नहीं है, टूटने वाला है। अभी 0 टाइम पे टोटल का टोटल न्यूक्लियॉन्स मौजूद है। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स को N0 से इंडिकेट करते हैं, सिंबल फिक्स है। N0 मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये हमेशा 0 टाइम पर होगा। 0 टाइम पर टोटल न्यूक्लियॉन मौजूद रहेगा। थोड़ा देर बाद क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये टूटेगा। ये टूटा, ये न्यूक्लियस टूटा, समझाने के लिए एक फिगर बनाया, टूटा। जितना हिस्सा न्यूक्लियस का टूट के खत्म होगा, इस खत्म वाले हिस्सा को बोलते हैं, इस खत्म वाले हिस्सा को बोलते हैं डीएन। लैंग्वेज है डीएन। डीएन को बोलते हैं डिकेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, डिकेड न्यूक्लियॉन्स, जो खत्म हो गया। डिके मतलब सड़ना होता, तो यहाँ सड़ने गलने वाला चीज थोड़ी है, लेकिन नाम इसका डिकेड ही न्यूक्लियॉन्स दिया गया, डिकेड न्यूक्लियॉन्स। कुछ देर के बाद इसमें डीएन डिकेड हो गया, और जो न्यूक्लियॉन्स बच गया इसको एन से इंडिकेट करते हैं, अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स। तो 3 अल्फाबेट यूज कर रहा हूं मैं। एक N0 है, N0 एक तरह का अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स है, लेकिन 0 टाइम पर, 0 टाइम पर इस N को ही हम N0 बोलेंगे, अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स। कुछ देर के बाद जो न्यूक्लियॉन ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीएन। अब आते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का कानून क्या है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी का कानून बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा, खत्म होने का रफ्तार उतना ज्यादा होगा। मान लो इतना न्यूक्लियॉन था तो इतना खत्म हो गया। अब कम न्यूक्लियॉन बचा है तो इसके खत्म होने का रफ्तार भी स्लो हो जाएगा, इतना ही खत्म होगा। और कम बचा है तो इसके खत्म होने का रफ्तार और स्लो हो जाएगा, इतना ही खत्म होगा। ये कानून है इसका कि खत्म होने का रफ्तार, खत्म होने का रफ्तार को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डीके। डीके मतलब होता है खत्म होना, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो रेट ऑफ डीके होगा, जो खत्म होने का रफ्तार होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है उस पल कितना बचा है। अगर उस पल ज्यादा रहेगा
तो खत्म होने का रफ्तार भी तेज होगा, और उस पल अगर कम बचेगा तो खत्म होने का रफ्तार भी स्लो होगा। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत सिंपल सा बात कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का कानून यही कहता है कि जो खत्म होने का रफ्तार होगा, द रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके मतलब dN/dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पल जितना बचा है, और t टाइम के बाद कितना बचा है, n। उस पल जो बचता है उसको n कहा जाता है, उस पल जितना बचा है, मतलब अनडिकेड एटम्स, एटम नहीं न्यूक्लियॉन्स बोला, हालांकि एटम भी बहुत सा वर्ड यूज करता है, क्योंकि छोटा सा पार्ट को जनरली हम लोग एटम बोल देते हैं, तो लगता है कि एटम, न्यूक्लियस के अंदर एटम कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ कहने का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियस का छोटा हिस्सा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसको बोलते हैं, तो अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स। तो रेट ऑफ डिके जो होगा, जो dN/dt होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के, अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स के। तो dN/dt इक्वल टू, माइनस का निशान लगा देते हैं, जो ये बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो n का वैल्यू घटेगा और dN का वैल्यू बढ़ेगा। सोच सकते हो, n का वैल्यू कम होता जाएगा और dN का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये अलग बात है, धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, फिर देखो याद कर लो बोलते बोलते, कि लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि जो रेट ऑफ डिके होगा, जो खत्म होने का रफ्तार होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। उस पल जितना न्यूक्लियाई बचेगा उस पर इसके खत्म होने का रफ्तार डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि मान लो कोई स्कूल में छुट्टी हुआ, तो जैसा ही छुट्टी होता है, घंटी बजता है, उस पल तो 0 बच्चा है बाहर में, सब अंदर है, घंटी बजा, पहले N0 बच्चा स्कूल के अंदर था, अब घंटी बजा तो बहुत सा बच्चा तेजी से बाहर निकलता है शुरुआत में, लेकिन अगला 1 मिनट में कम बच्चा निकलता है, फिर अगला 1 मिनट में और स्लो बच्चा निकलता है। मतलब जितना स्कूल के अंदर बच्चा कम होता जाता है, उनके निकलने का रफ्तार भी स्लो होता जाता है। तो खैर, dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बोलोगे, ये लैम्डा क्या है सर? जाहिर सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे डीके कांस्टेंट कहा जाता है, इसे डीके कांस्टेंट कहा जाता है। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, इसके बारे में अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो आप कह सकते हैं, ऐसे इसका एक डिफिनीशन आपको अगला वीडियो में भी हम दिखाएंगे। ऐसे लैम्डा के बारे में कह सकते हैं कि dN/dt बाई n, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कि रेट ऑफ डिके टू द आपका नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स का रेशियो को डीके कांस्टेंट कहा जाता है, डीके कांस्टेंट कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास है dN/dt इक्वल टू माइनस, dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। यही लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था। थोड़ा n को नीचे लाते और dt को उधर ले जाते, देखते हैं क्या होता है। तो dN/n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं अब, तो dx/x का log x होता है, तो dN/n का log n हो जाएगा और dt का
टी हो जाएगा प्लस सी। सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब लिमिट नहीं लिया जाता है तब सी लगाया जाता है। आई अगेन रिपीट कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स का log x होता है तो dn बाई एन का log n हो गया और dt का t हो गया प्लस सी। सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अगर मैं टाइम को थोड़ा देर के लिए जीरो कर दूं तो जीरो टाइम पर n का वैल्यू कितना के बराबर, n नॉट के बराबर। जब टाइम को अगर मैं जीरो कर दूं तो n का वैल्यू n नॉट के बराबर। याद कीजिए टोटल न्यूक्लियाई बच जाएगा एकदम शुरुआत वाला। अब इसको इस इक्वेशन में डालिए तो कितना लिखा जाएगा इक्वेशन, log e n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू जीरो प्लस सी। तो आपको कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया इससे, और कांस्टेंट का मतलब तो भैया होता है जो कभी भी चेंज ना करे। तो इसको इक्वेशन 2 कर दिया और इसको इक्वेशन 1। अब इस 2 को 1 में डालो तो थोड़ा, और ये सब लिख लिख के करोगे ना तो इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। log बेस ई एन माइनस लैम्डा टी और सी के जगह पे log बेस ई एन नॉट। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो log बेस ई एन और ये log एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, log ए माइनस log बी। तो ये हो जाएगा log ए बाई बी माइनस लैम्डा टी। अब अगर मैं log को एक तरफ से हटाऊंगा, अगर मैं log को एक तरफ से हटाऊंगा तो जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता याद कर लो। अब log को जब एक आपको पढ़ाया गया था 11 में थर्मोडायनेमिक्स में ये सब, कि log को जब हम लोग एक तरफ से हटाते हैं तो इधर एक्सपोनेंशियल के पावर में इसको लेके चल जाते हैं, और ये आगे भी काम आएगा। जब भी हम एक तरफ से log को हटाएंगे तो अदर साइड एक्सपोनेंशियल के पावर में चला जाएगा, जो भी इधर लिखा होगा। तो माइनस लैम्डा टी हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो गया, तो आपको n इक्वल टू हो गया, आपको n इक्वल टू हो गया n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये आपको एग्जाम में कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, प्रूफ n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबको समझें, ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियॉन्स है, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये डीके कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है और ये टाइम है। थोड़ा सोच के देखो तो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी वाले को नीचे लेके चले गए। अब अलग अलग टाइम का वैल्यू डाल के देखो कि n क्या आता है। चलो एट t इक्वल टू 0 करके देखो, तो जब टाइम का वैल्यू 0 डालेंगे तो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लैम्डा इंटू 0 0 एंड एनीथिंग पे पावर 0 1। तो बिल्कुल सही आया, 0 टाइम पर n का वैल्यू n नॉट के बराबर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे n का वैल्यू घटेगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी टाइम का बात करूं तो आप देखो n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर लैम्डा इंटू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और एनीथिंग पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0। मतलब बहुत लंबे समय के बाद, इन्फिनिटी टाइम के बाद जो मेरा न्यूक्लियाई है वो खत्म हो जाएगा, उसमें एक भी न्यूक्लियॉन बचने वाला नहीं है। तो थोड़ा इसका ग्राफ सोचो तो कैसा बनना चाहिए, इधर टाइम और इधर n। तो टाइम जब 0 है
तो ये टोटल न्यूक्लियॉन्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो टाइम जब 0 है तो n का वैल्यू n0 के बराबर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे n का वैल्यू घट रहा है। और 0 कोई फाइनाइट टाइम पे नहीं होता है क्या के लगा दोगे, बल्कि इन्फिनिटी टाइम पर। तो इसको ज़रूरी है कि आप इसको सटाएं नहीं, पैरेलल लेकर के जाएं। उठाना भी नहीं है बल्कि पैरेलल लेके जाना है। ये बता रहा है कि इन्फिनिटी टाइम पे जाके n का वैल्यू घट के आपका 0 को टच करेगा, 0 हो जाएगा। एज अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन कैलकुलेशन आपका ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना। ये ग्राफ है n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी का। चलिए इसमें हम लोग एक और टर्म देखते हैं, रेडियो। एग्जाम में डिफिनीशन पूछता है जो बता रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सैंपल यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो कुछ नहीं, ये जो dN/dt है ना, इसी को बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। R से इंडिकेट करो या A से। आई अगेन रिपीट, द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। अगर खत्म होने का रफ्तार ज्यादा होगा तो बोलेंगे ज्यादा एक्टिव है, खत्म होने का रफ्तार स्लो होगा तो बोलेंगे कम एक्टिव है। तो dN/dt along with the sign of minus is called activity of radioactive sample. Activity of radioactive sample. Better I should write here activity. Activity of radioactive sample. Activity of radioactive sample. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हम लोग निकाल चुके हैं। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि dN/dt इक्वल टू लैम्डा n माइनस मैंने इधर ले लिया। अब बताओ, ये सब जानते हैं तो वो लिखते चले गए। अब माइनस dN/dt को किससे रिप्लेस करेंगे, a से। तो a इक्वल टू लैम्डा n, एक्टिविटी ऑफ सैंपल इक्वल टू डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। अगर ये मैक्सिमम होना, मैक्सिमम लिखना है मुझे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब n मैक्सिमम हो, और n का मैक्सिमम वैल्यू होता है n नॉट। तो a नॉट का मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी, तो जब n नॉट होगा, लैम्डा n नॉट। तो देखो यहां ध्यान से, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं n के जगह पे n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा n नॉट को हम लोग a नॉट भी लिख सकते हैं। तो मेरा निकल के चला आया a इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं मैं, a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये सब काम आएगा, आप देखे रहोगे, बहुत आसान टॉपिक है, बस रिप्लेस करते चले गए हैं। ये सब वो टॉपिक है जो आप अपने हाथों से लिखोगे कॉपी पे, देख करके समझ करके, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं तो अवेलेबल हुई हूँ, नहीं समझ में आएगा यू मे कॉल मी, यू मे मैसेज मी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म, अच्छा एक्टिविटी का SI यूनिट बोर्ड एग्जाम में आता है, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यूनिट ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का SI यूनिट है बेक्वेरेल, BQ। इसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
1 सेकंड में कितना न्यूक्लियॉन्स खत्म होगा। दिस इंटीग्रेशन पर सेकंड को बोलते हैं बेक्वेरल। ये एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल है। इसमें एक टर्म और होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एग्जाम में आता है, डिफाइन हाफ लाइफ और हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन बता दीजिए। तो देखिए हाफ लाइफ किसे कहते हैं, द टाइम टेकन फॉर radioactive material to get decayed half of its initial value, भाई मेरे टोटल का आधा खत्म होने में या टोटल का आधा बचने में जो समय बीतता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो आप ही बताओ कि फॉर्मूला क्या है मेरे पास, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या, हाफ लाइफ का मतलब जब n का वैल्यू n नॉट बाई 2 हो जाए, जब बचा हुआ टोटल का आधा हो, उस वक्त के टाइम को हाफ लाइफ कहा जाता है, जिसको जनरली कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं। तो बताइए इस इक्वेशन में अगर डाल दें n के जगह पे n नॉट बाई 2, इधर हो गया n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा कैपिटल T, पाँव पे हाफ भी लिख सकते हैं, n नॉट से n नॉट खत्म, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे आएगा, तो 1 बाई e टू द पावर माइनस लैम्डा t इक्वल टू 2, या इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो e टू द पावर लैम्डा t इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो इधर लॉग बेस e इतना, इधर भी लॉग ले लिया, जो LHS में करेंगे वही RHS में करेंगे। तो दोनों तरफ जब हम लॉग ले लिए हैं तो लॉग बेस e लैम्डा t, इधर भी मैंने लॉग ले लिया। अब देखिए सॉरी, इधर e टू द पावर है ना, लॉग बेस e टू द पावर लैम्डा t, इधर भी लॉग ले लिया। देखो लॉग m पे पावर n, तो पावर बगल में लो, लॉग लिखो e, लॉग m पे पावर n लॉग m इक्वल टू लॉग बेस e2। और देखिए इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है, प्रूफ तो आपको अब करना नहीं है 12th में, तो याद रखिए। और इसका जो वैल्यू सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.6931 आएगा लॉग बेस e2 का वैल्यू। तो हाफ लाइफ कितना हो गया, तो कम से कम इतना याद रखिए कि हाफ लाइफ 0.6931 बाई डीके कांस्टेंट। इससे आसान क्या हो सकता है। ये रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट है, ये रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट है। 0.693 तक भी ले सकते हैं हम लोग हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन है। तो देखिए हम लोगों ने
फॉर्मूला सब जो पढ़ा उसको मैं एक बार अंतिम में कॉन्क्लूजन में डाल रहा हूँ कि मास डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ZMP A माइनस ZMN ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मास था जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग था माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और इसी को जब हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट किया था जो बाइंड करने में काम आया था तो डेल्टा mc² जहाँ मास केजी में होगा और अगर मास mu में हुआ तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मास केजी में और ये mu में। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ईच न्यूक्लियन को तोड़ने में ऑन एन एवरेज कितना लगेगा, तो बहुत आसान, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है। ये सब टिक मारने के लिए भी बिहार बोर्ड में देता है और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल CBSE में भी आ सकता है अगर ये सिलेबस में रहा तो खैर, इसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखा जिसमें हम लोगों ने समझा कि जो रेट ऑफ डीके होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -n और प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के कांस्टेंट लगा दिया गया, डीके कांस्टेंट जिसको कहा गया। और इसी के हेल्प से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला n इक्वल टू n0 e⁻ -λt और फिर हम लोगों ने एक्टिविटी के टर्म को इन्वॉल्व किया a इक्वल टू a0 e⁻ -λt। फिर हम लोगों ने हाफ लाइफ को समझा और जिसमें हम लोगों ने अंतिम में निकाला हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन 0.693 बाय डीके कांस्टेंट। सो अगले वीडियो में अब जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा और एक एवरेज एटॉमिक मास भी हम लोगों ने देखे थे शुरुआत में, जो A1 इंटू %1 प्लस A2 इंटू %2 जितना उसका आइसोटोप होगा डिवाइडेड बाय 100। तो आप लोग NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और एडिशनल का पहला सवाल न्यूक्लियस का बना करके रखिएगा। तो अगले वीडियो में आप लोगों को उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। उसके बाद के वीडियो में टाइप्स ऑफ डीके आएगा, अल्फा, बीटा और गामा, और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा, फिजन, फ्यूजन, और ये चैप्टर एंड कर जाएगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड। तो रात का अभी 1:30 बज रहा है, एज यू ऑल कैन सी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया ये आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपको लैग बिहाइंड नहीं करने देगा, आपको पीछा होने नहीं देगा। ठीक है बाबू लोग।